गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली 19th और 20th सेंचुरी में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए इसके बारे में जानेंगे। स्पेशली उस समय जो कंडीशंस थी, एक कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा डिट्रैक्टेड थी, स्पेशली जो लोअर कास्ट ऑफ द पीपल्स थे। और एक जो सबसे ज़्यादा उस समय जिन्होंने सफ़र किया था उस समय 19th और 20th सेंचुरी में जिस वर्ग ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था वो थी वुमेन्स। ओके, उस समय जो थी जिस लाइक उस समय जो कंडीशन ऐसी थी कि बहुत ही कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। द एज डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय बहुत ज़्यादा होता था, है ना। उसके अलावा सती सिस्टम के बारे में जानेंगे, विडोज की क्या कंडीशंस थी इनके बारे में जानेंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं उस समय जो थी वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। एंड द कास्ट, इन दोनों ही एरियाज में, इन दोनों सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में वुमेन्स के लिए और लोअर कास्ट ऑफ पीपल्स के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। और कौन वो रिफॉर्मर थे, मतलब कौन वो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इनके लिए काम किया और कहीं ना कहीं नींव रखी कि आज के इस जो मॉडर्न हम एज में आ गए हैं जहाँ पर जो है बहुत से सेक्शंस है जहाँ पर जो है वुमेन्स जो है बराबरी की टक्कर दे रही है मैन को, और अपने राइट्स जो हैं, एक लड़की के जो राइट्स होते हैं उसको अचीव कर पा रही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा कि कौन वो हमारे लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने उसकी नींव रखी और आज जो है उसका आउटकम अच्छा निकल रहा है। हालांकि आज जो है कंसिडर अमाउंट जो सिचुएशन है वो वुमेन की काफ़ी अच्छी है। एवरेज जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो गर्ल्स जो रहती हैं, हायर क्लासेस की गर्ल्स तो एजुकेशन लेती हैं। इनफैक्ट इन द एंशिएंट टाइम भी वो एजुकेशन लेती थी, बट लेकिन जो अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास पीपल्स की जो गर्ल्स हैं वो उस समय एजुकेशन नहीं ले पाती थी, उनको राइट्स ही नहीं रहते थे, मतलब स्कूल ही जाने नहीं दिया जाता था। सो एक वो प्रथा टूटती है। आज मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास गर्ल्स और अपर मिडिल क्लास गर्ल्स जो हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करती हैं। उनकी एज शादी जो होती है सही एज में होती है। हालांकि स्टिल ऐसी बहुत सी ऐसी प्लेसेस थे, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस या इकोनॉमिक कंडीशंस या फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ ये देखा गया है कि आज भी लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है या उनको ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता है, उनको ज़्यादा बाहर काम करने नहीं दिया जाता है और उनकी बहुत ही जल्दी या कभी कभी बहुत कम एज में भी शादी कर दी जाती है। अभी भी स्टिल इट इज प्रिवलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो कि अभी तक पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुई। हम यूँ नहीं बोल सकते थे एवरी गर्ल इन आवर कंट्री हैज़ द राइट ऑफ एजुकेशन। सारी लड़कियों को अभी भी एजुकेशन नहीं मिल रही, बट स्टिल देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिनको की एजुकेशन जो है मिल पा रही। ओके, फिर इसके बाद में एंशिएंट टाइम में एक और प्रथा थी, लाइक विडो की उस समय कंडीशन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसी दौरान जो है 150 साल, आज से 150 साल पहले एक नींव रखी गई कि विडो की जो है रीमैरिज करवाई जाए, यानी कि जो विधवा औरतें हैं उनकी वापस से रीमैरिज करने का उनको हक मिला। ओके, बट स्टिल आज भी उसके अलावा पहले जो थे वुमेन्स जो थे मतलब आज़ादी से पहले के समय जो ज़्यादा उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। उसके बाद में लाइक ज़्यादातर जैसे शासन, जैसे हमने लास्ट क्लास में शायद 7th क्लास में हमने एक रज़िया सुल्तान वाला जो टॉपिक पढ़ा था हिस्ट्री में, जहाँ पे हमने ये जाना था कि रज़िया सुल्तान को जब किंग बनाया गया था दिल्ली का या क्वीन बनाया गया था, तो वहाँ पर जो उनके ब्रदर्स थे और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने बहुत अपोज किया था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उस समय कंडीशंस क्या थी। वुमेन्स वर नॉट, मतलब उनका ऐसा माना नहीं जाता था कि वो जो है किसी एम्पायर की रानी बन सकती हैं या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हाथ बटा सकती हैं, तो वो सारे राइट्स नहीं मिलते थे। बट लेकिन ग्रेजुअल मीन टाइम में आते आते आज जो है वुमेन्स जो है इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकती हैं एज वेल एज वोट भी कर सकती है। ओके, बट लेकिन आज से 150 से 200 साल पहले वुमेन्स के पास ऐसे कोई भी राइट्स नहीं थे। ओके, सबसे ज़्यादा सोशल प्रैक्टिस जो इंडिया में प्रिवलेंट थी, बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ही कम एज में शादी कर देना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड ना करना। ओके, चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन थी। मोस्ट ऑफ द जो मैन होते थे वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। जो डिफरेंस जो एजेस में रहती थी लाइक बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल और मैन एंड अ गर्ल में बहुत ज़्यादा
डिफरेंस रहती थी, 10 से 15 साल बड़े लड़के से शादी करवा दी जाती थी। फिर सती सिस्टम प्रिवलेंट था। सती सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, जैसे बाई चांस हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर लड़की को जो है उसी की चिता पर बिठा दिया जाता था, और चाहे वो अपनी मर्जी से बैठे या उसे फोर्सफुली बिठा दिया जाता था और उसे उसी के साथ जला दिया जाता था। सो ये सिस्टम सती प्रथा जो थी उस समय प्रिवेल थी। ओके, फिर इसके साथ जो है ये तो कंडीशंस थी वुमन की। ओके, उस समय लड़कियों का जो था कोई भी हक नहीं होता था किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। ओके, किसी भी टाइप का हक नहीं होता था किसी भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में। ओके, इस दौरान कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। उस समय हम पहले ही पढ़ चुके हैं वर्णा सिस्टम में 4 डिफरेंट वर्णन्स थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस थे। ब्राह्मण क्षत्रिय जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज मिलती थी उनको, हायर कास्ट होने की वजह से उन्हें हायर कास्ट के दर्जा मिला हुआ था। वो जितने प्रिविलेज होते थे लाइक मंदिरों में पूजा अर्चन करना, ये सारे राइट्स उनके मिले हुए थे। इसके बाद जो वैश्यस थे उनकी कंडीशन भी ठीक थी, बिकॉज दे वर ट्रेडर्स, वो लोग ट्रेडर्स थे, बिजनेस पर्सन थे, तो उनकी कंडीशन भी ठीक थी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो सफ़र करते थे वो शूद्रस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफरिंग पाई जाती थी। उनको एक कहीं ना कहीं अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जो भी वर्क दिया जाता था बहुत ही ज़्यादा मैनुअल वर्क होता था, मीन्स जो भी ह्यूमन वेस्ट होता था, टॉयलेट्स को साफ़ करना, किसी मरे हुए जानवर को सफाई करना, ये सारे काम जो कि मतलब जो सबसे कम दर्जे का जो काम होता था वो उनको दिया जाता था। उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दे वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर इन द पब्लिक प्लेसेस, टेम्पल्स में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। कोई भी सोशल कस्टम रिचुअल वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इतना वो था कि वो अपने घर में भी अपने कोई भी कस्टम या रिचुअल या भगवान की आराधना तक नहीं कर सकते थे। सो ये सारी चीज़ें जो थी उस समय बहुत ज़्यादा प्रिवेल थी। अपर कास्ट जो थे लोअर कास्ट में डोमिनेट करते थे। बट लेकिन जैसे ही 19th और 20th सेंचुरी आती गई तो पीपल जो थे इन जो सोशल एवल या प्रैक्टिस का प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जो सोशल जो है वहाँ पर रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वुमेन। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वुमेन्स के लिए किन्होंने कौन कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या कदम उठाए जिससे कि जो वुमेन का जो स्टेटस है वो ठीक हुआ। ओके, बाय द अर्लियर 19th सेंचुरी जो कुछ एक रिमार्केबल चेंज आया, नेचर डिस्कशन था कस्टम और प्रैक्टिसेस में। ओके, और इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये हुआ क्योंकि उस समय जो है कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ने लगा। मोस्ट ऑफ द मीन्स न्यूज़पेपर्स आने लगे, मैगजीन्स आने लगी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो लिखते थे कहीं ना कहीं पीपल्स के बीच में जो बोलना चाहते थे क्या प्रॉब्लम्स है वो उसमें लिखते थे, पीपल्स पढ़ते थे और कहीं ना कहीं डिस्कशन का एक टॉपिक बना कि क्या ये सोशल प्रैक्टिस कस्टम सही है, जस्टिसेबल है। ओके, उस समय जो था बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थी, मैगजीन्स थी, पैम्पलेट्स थे। ओके, ये सारी चीज़ें जो थी जो ये कॉमन पीपल बहुत इजीली अफोर्ड कर पाता था। ओके, और कहीं ना कहीं जो ये पीपल जो थे वो अपने ओपिनियन, जो स्पेशली सोशल रिफॉर्मर्स थे वो अपने ओपिनियंस रखते थे ऑन द वे सोशल इश्यूज, चाहे वो सती सिस्टम के लिए हो, विडोज़ के लिए हो, या फिर चाइल्ड मैरिजेस के लिए हो, या लड़कियों के एजुकेशन के लिए हो। ये सारे जो सोशल इश्यूज थे उन पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स में प्रिंट किए जाते थे ताकि कॉमन पीपल तक वो संदेश पहुँचाया जा सके। अब जब ये सारी चीज़ें जो है प्रिंट होना स्टार्ट हो गई पेपर्स में, मैगजीन में, तो बहुत सारे जो मैन थे, वुमेन्स थे, इनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस इश्यूज़ पर बात होने लग गई। ओके, मैंने जो बहुत सारे मैन और वुमेन जो थे उनके सपोर्ट में थे कि डैट जो भी हो रहा है अभी तक बहुत गलत हो रहा है, और इवेंचुअली ये डिस्कशन जो है डिबेट्स में बदले। डिबेट्स से जो पीपल हैं इंक्लूड हुए वेरियस सोशल मूवमेंट्स में। ओके, सो ये लार्ज नंबर सोशल मूवमेंट जो थे उस समय ऑर्गेनाइज हुए। इसमें आप पहले ही जान चुके हैं, राजा राम मोहन रॉय हो या ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, उन्होंने ये ऐसे कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ किया। तो इसका मतलब था कि 19th सेंचुरी तक आते आते जो प्रिंट मीडिया था वो एक बहुत बड़ा, एक यूँ बोल सकते हथियार बन चुका था फॉर
स्प्रेडिंग अवेयरनेस एज वेल एज एक कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया की वजह से वेरियस जगह पे डिस्कशंस होना स्टार्ट हो गया ऑन द सोशल इश्यूज। ओके, 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर थे, रिफॉर्म ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए जो कि इन सोशल प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना चाहते थे। जो अनजस्ट प्रैक्टिस चल रही थी इंडिया में उसको एलिमिनेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रिफॉर्म्स लाया जाए और जो सालों से जो प्रथा चलती आ रही है इनको रोक दिया जाए और पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इसमें से एक जो मेजर रिफॉर्मर उस समय के जो थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। 1772 to 1833 तक इस पर मतलब 1772 में उनका जन्म हुआ, 1883 में उनकी डेथ हुई। ओके, उन्होंने ब्राह्मो सभा इस्टेब्लिश की गई जो कि कलकत्ता में की गई थी, जो कि लेटर उस सभा को ब्राह्मो समाज का नाम दिया गया। राजा राम मोहन रॉय का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो कंट्री में इजीली एक्सेसिबल हो और वुमेन को जो है फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, इक्वल स्टेटस मिले। हिज राइटिंग ब्रॉट आउट द रामफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन सच as confining them the four walls of the house, engaging them in household chores and denying education। और वो जो भी मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में जो भी वो आर्टिकल्स लिखते थे उसमें वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जोर देते थे दैट वुमेन्स के पास सारे राइट्स होने चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको चार दीवारों में घेर कर नहीं रखना चाहिए, उनको वो केवल घर के काम करने के लिए नहीं बनी है, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। हालांकि उनको बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बट इवेंचुअली वो उस जो भी वो चाहते थे वो हुआ। उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट जो सोशल रिफॉर्म्स लेके आए, उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया। ओके, उनका बहुत बड़ा हाथ था फॉर द एबॉलिशन ऑफ द सती प्रथा। ओके, देन कम्स द रिफॉर्म्स फॉर द विडोज। ओके, विडोज के लिए सबसे बड़े जो रिफॉर्मर थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वन ऑफ द मोस्ट आप बोल सकते हो जिन्होंने बहुत बड़ा हाथ था विडोज के रिफॉर्म में। ओके, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए फॉर द रिफॉर्म ऑफ द विडोज। ही स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। Being well versed in Sanskrit, Persian and many other languages, Ram Mohan Roy pointed out that none of the ancient texts supported sati। Okay, राजा राम मोहन रॉय का भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने जो उनको केवल इंग्लिश का ही नॉलेज नहीं था, केवल इंग्लिश का ही नॉलेज नहीं था, उनको संस्कृत का भी था, पर्शियन का भी था। और उन्होंने जो एंशिएंट टेक्स्ट थे जो हमारे स्पेशली जो वेदास थे, टेक्स्ट थे, एंशिएंट टेक्स्ट थे, उनमें समाज जो उस समय के जो सोशल जो पीपल्स थे उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि हमारे किसी भी टेक्स्ट में या एंशिएंट टेक्स्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि सती प्रथा जो है उसको चलाई जाए। तो हालांकि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी उनका साथ दिया और सती को एबॉलिश किया गया था 1829 में। वैसे ही राजा राम मोहन रॉय की तरह ही एक और रिफॉर्मर आए थे उस समय जो कि थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इसी टेक्निक को उन्होंने इस्तेमाल किया। जो एंशिएंट टेक्स्ट थे जो उन्हीं का सहारा लिया उन्होंने कि कहाँ पर लिखा है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कलकत्ता के थे उन्होंने रेफरेंस दिया एंशिएंट टेक्स्ट का कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई लड़की अगर विडो हो जाती है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक विडो जो है उसकी रीमैरिज नहीं हो सकती है। ब्रिटिशर्स ने भी उनकी ये बात मानी और उन्होंने उनके लिए भी एक लॉ पास, उनके मदद से उन्होंने एक लॉ पास किया 1856 में, जहाँ पे उन्होंने एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया जिसके तहत जो है विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है। हालांकि उस समय बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, है ना, बहुत से लोगों ने विडो रीमैरिज का विरोध किया। उन्होंने विद्यासागर इनिशिएटिव को बॉयकॉट किया, डिसअप्रूव किया कि नहीं, हम आपकी इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बट लेकिन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल जो अलग अलग पार्ट ऑफ द जो पीपल्स से उनको समझ में आया और उन्होंने इस मूवमेंट पे साथ दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और उन्होंने इस मूवमेंट पे साथ देते हुए उन्होंने सपोर्ट किया कि दैट विडो को पूरा हक है विडो रीमैरिज करने का। नॉर्थ में उसी दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज के फाउंडेशन की थी 1875 में। ओके, इसी कॉज के लिए ताकि विडो की रीमैरिज हो सके। ओके, साउथ में एक फेमस रिफॉर्मर थे तेलुगु स्पीकिंग रीजन के मद्रास प्रेसिडेंसी के वीरान सालिगम पंथलू, जिन्होंने एक एसोसिएशन बनाया फॉर द विडो रीमैरिज। बॉम्बे में भी ऐसे मूवमेंट चला जहाँ पे विडो की रीमैरिज को प्रमोट किया गया और उसको उनका सपोर्ट भी मिला। वहाँ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो हायर क्लास सोसाइटी के पीपल्स थे, जो पढ़े लिखे पीपल्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि यस विडोज के पास पूरा हक है कि वो रीमैरिज कर सके। ओके, इन फ्यू
Instances of widow remarriage were very few as many conservative groups opposed the ideas and the new law. But initial days में जब ये लॉ बना, मतलब ब्रिटिशर्स ने जब 1856 में जब ये लॉ बनाया तो कहीं ना कहीं बहुत सारा अपोजमेंट भी हुआ। इन इनिशियल डेज बहुत कम लोगों ने अपना कंसेंट दिया दैट कि वो इस लॉ को मानते हैं या फिर वो विडो रीमैरिज के लिए सहमति देते हैं। उस समय केवल कुछ लोगों ने ही सपोर्ट किया। मोस्ट ऑफ जो ग्रुप्स थे वो अभी भी विडो रीमैरिज के अगेंस्ट थे। ओके, और ऐसी विडो जिन्होंने उस समय शादी की थी यानी रीमैरिज करी थी, उन्होंने जो उस समय सोसाइटी थी यानी समाज था, उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, सो दिस वर सम पीपल्स जिन्होंने विडो रीमैरिज एज वेल एज सती सिस्टम के लिए करा, कि जिसमें राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा रोल था फॉर अबॉलिशिंग सती सिस्टम एज वेल एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज वेल एज स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा रोल था, अलॉन्ग विथ वीरेंद्र सिंघम जो कि साउथ में थे। इनका बहुत बड़ा रोल था फॉर अलाउइंग द विडोज टू रीमैरिज। वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे तीनों, जिन्होंने विडो रीमैरिज का मूवमेंट चलाया और स्पेशली जो है विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ भी इंटेलेक्चुअल किया और एक लॉ बनवाया ताकि जो है विडो जो है कानूनी तौर पर एलिजिबल हो सके वापस से रीमैरिज के लिए। ओके, अब जो एक और जो रिफॉर्म हुआ था वो था सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो कि चाहते थे कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिले। ओके, स्पेशली जो मिडिल क्लास पीपल है, बिकॉज जो हाई क्लास पीपल जो थे वो कहीं ना कहीं जो थे वो अपने घर की जो फीमेल्स थी, गर्ल्स थी, उनको एजुकेशन के लिए भेजते थे, करवाते थे या फिर घर में ही करवाते थे। ओके, इसी दौरान जो थे 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश हुए, जिसमें से विद्यासागर जी ने कलकत्ता में किया और अदर रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे जो पार्ट है वहाँ पे किया था। इनिशियली पीपल जो थे उन्होंने अपोज किया कि दैट वाई गर्ल शुड बी एजुकेटेड, उनका तो काम होता है घर में काम करने का, डोमेस्टिक चोर्स ड्यूटीज़ उन्हीं को फुलफिल करने का। तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ ने लड़की को स्कूल नहीं भेजा। ओके, और कुछ ऐसी लिबरल फैमिलीज थी तो उन्होंने स्कूल तो नहीं भेजा पर लेकिन उनके जो घर की जो वुमेंस थी, गर्ल्स थी, उनको घर पर ही खुद ही एजुकेट किया। तो उसी में से एक ऐसी हम वुमेन के बारे में जानेंगे जो कि जिनका नाम है रास सुंदरी। ओके, जो कि जिन्होंने खुद ही पढ़ना और लिखना खुद ही सीखा और वो भी सीक्रेटली, किसी की हेल्प लिए बिना। ओके, और वो वैसे पहली फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने अपने खुद के ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी खुद पर अपने जीवन के बारे में लिखा, और उस बुक का नाम था अमर जीवन, जिसका मतलब था माई लाइफ। ओके, 19वीं सेंचुरी के एंड आते आते आर्य समाज ने भी बहुत सारे स्कूल सेटअप किए गए पंजाब में। ओके, फिर इसके बाद में ऐसे एक अनादर प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट थे ज्योतिराव फुले, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल सेटअप किए गए। ड्यूरिंग दिस टाइम नॉर्थ इंडिया में वुमेन जो फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज जो थी, उन्होंने अरेबिक सीखना स्टार्ट की और उन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ रिफॉर्मर्स थे लाइक मुमताज़ अली, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि वुमेंस की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने वो सारी चीज़ें कुरान से ही बोली कि लाइक मुमताज़ अली जो फीमेल वुमेन रिफॉर्मर थी, उन्होंने बोला कि कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि दैट वुमेन शुड आल्सो बी एजुकेटेड। एट द सेम टाइम द फर्स्ट उर्दू नावल जो थी वो पब्लिश हुई थी, जिसमें वुमेन की एजुकेशन का प्रमोट किया गया था। ओके, और अवेयरनेस लाया गया वुमेन के अराउंड कि दैट वुमेन शुड आल्सो बी एजुकेटेड। इस वजह से वुमेन्स जो है, इस कारण से जो वुमेन्स जो बुक पब्लिश हुई जहाँ पे वुमेन की एजुकेशन के बारे में बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि वुमेन्स शुड बी एजुकेटेड। इससे क्या हुआ, वुमेन्स उनको पढ़ पाई और सोशल रिलीजियस मैटर्स इन लैंग्वेजेस को उनको जानने का मौका मिले, ताकि वो अपने घर में हेल्प कर सके। कहीं ना कहीं एजुकेट होंगी वुमेन्स तो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा उनके लिए। ओके, ड्यू टू untiring work of many reformers which led to the establishment for schools in girls, things gradually changed and girls began to attend school during the 19th century। और जो रिफॉर्मर्स थे ये कभी थके नहीं कि लाइक कि हमें
स्कूल नहीं खुल रहे हैं या लड़कियां नहीं आ रही है तो हमें रुक जाना चाहिए। वो थके नहीं, वो उसको इस्टेब्लिश करते गए, स्कूल्स को रन करते गए, और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो है धीरे धीरे जब जो वुमेंस जो थी और ऐसी फैमिली जिनको ऐसा लगा कि नहीं वुमेंस शुड ऑल्सो भी गेट एजुकेटेड, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वुमेंस ने अपने राइट्स के लिए क्या ऐसे लड़ाई करी, और नेशनल लीडर्स और इंडियन लेजिस्लेचर ने वुमेन का कैसे सपोर्ट किया। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।